Hello everyone, welcome to all of you in this post-independence lecture series. So in this lecture, I will be starting a new topic, that is colony to democracy. Now we have seen the issue of tribal integration, the issue of what we can say tribal integration. We have seen that territorial integration. Okay. So political integration. Now in this lecture, I will be starting a fresh topic, that is new topic in post-independence, from colony to democracy. Yes. Now it's a kind of transition. Okay. ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज पहले क्या था 1947 के पहले कॉलोनी टू डेमोक्रेसी. ओके, अवर न्यू टॉपिक. इसके अंदर हम पूरा पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी पार्टीज बनी, रीजनल पार्टीज, एवरीथिंग. ओके, कॉलोनी बिफोर 1947 हम इंडिया क्या था, कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स कॉलोनी. India was divided into various parts, that is British India, Princely States, French India, Portuguese India. Okay, so India was divided into various segments, various territories. Okay, are you getting my point? So India as a nation evolved in 1947. Okay, so from colony to democracy. So after the independence in 15th of August 1947. Okay, so after the independence, emergence of electoral politics in India. Yes. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद क्या इमर्ज होता है, emergence of electoral politics. तो इंडिया में इमर्ज हुआ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स. ओके, एंड आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इलिटरेट थी, डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा थी, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, ये सारी चीजें याद रखिएगा. एंड ये सारी चीजें होने के बावजूद भी इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू कंसोलिडेट इंडिया. इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, democratic institution to consolidate India. पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारी चीजें भरी हुई थी, तब भी इंडिया ने क्या लिया, डेमोक्रेसी. ओके, एंड इंडिया वाज फेस्ड विद सीरियस चैलेंजेस. ओके, बिकॉज अदर लीडर्स from different countries, they resisted democracy as a form of governance. Okay, ये याद रखिएगा, they resisted. And according to the leaders of different countries who gained freedom from colonialism, their priority was national unity. Okay, which will not be sustained with democracy. तो जो लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज के, जिन्होंने फ्रीडम पाई थी उसी टाइम पे, ओके, जिन्होंने उस टाइम पे फ्रीडम गेन किया था कॉलोनियलिज्म से, उनकी प्रायोरिटी थी कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और नेशनल यूनिटी डेमोक्रेसी से नहीं आएगी, उनका ये मानना था. ओके, सो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम इन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस. बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स थे जब इंडिपेंडेंट नेशंस इवॉल्व हुए. ओके, ये याद रखिएगा. तो इसीलिए इंडिया ने, अब आप एक चीज याद रखिएगा, इंडिया ने रूट किस चीज का लिया, डेमोक्रेसी का. ओके, ये याद रखिएगा. सो व्हाइल द कंपटीशन एंड पावर are two most visible things about politics, and that is why the intention of political activity should be deciding and the pursuing public interest. तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का काम क्या था, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करना, पब्लिक के इंटरेस्ट को परस्यू करना. बिकॉज पब्लिक के इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे तभी इससे किसका रूट बनेगा, लीडर्स के लिए ये रूट बना लीडरशिप को परस्यू करने का. समझ में आया? So democracy became the route of our leaders to pursue
their career. And that is why after the adoption of our constitution on 26 January 1950 में जब हमने adopt कर लिया हमारा constitution, so it was necessary to install the first democratic elected government of the country. जरूरी था. समझ में आ रहा है? तो 26 जनवरी 1950 को हमने क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और अब उसके बाद जरूरी क्या था? टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द कंट्री. और इलेक्शंस कौन कराता है हमारे यहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या थी? इलेक्शन कमीशन को सेटअप करना. तो 1950 में आप देखेंगे कब बना कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950. एंड एट द सेम ईयर इटसेल्फ इलेक्शन कमीशन वाज आल्सो सेट अप इन 1950. याद रखिएगा ये चीज, इलेक्शन कमीशन was also set up in 1950. 1950 में ही क्या बना? इलेक्शन कमीशन. किस लिए बनाया गया? ओके, पहली चीज, इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 323 पॉलिटी का यहीं पे पढ़ लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 323. समझ में आ रहा है? और ये किस लिए बनाया गया 1950 में? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इलेक्शन कमीशन बना दिया गया ताकि अब इलेक्शंस होने चाहिए. एंड अब आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, पीएससी का, एपीएससी, तो उसमें पूछ भी सकता है फैक्चुअल में. पहला फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना? सुकुमार सेन. याद रखिएगा, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना? सुकुमार सेन. याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके. एंड एट दैट टाइम जब 1950 में इलेक्शन कमीशन बना, तब इलेक्शन कमीशन क्या था? सिंगल मेंबर बॉडी. सिंगल मेंबर बॉडी. सिंगल मेंबर बॉडी मींस बस इलेक्शन कमीशन में कौन होगा? एक ही मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बट आज आप देखते हैं तो क्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. ओके, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है आज. पहले क्या था? एक बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. सो इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की वोटिंग राइट्स के बेसिस पे. तो वोटिंग राइट्स को हम कौन सा मॉडल बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मॉडल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. ओके, सो इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, where any person with prescribed condition of age could vote without any form of discrimination. जहां पे कोई भी इंसान वोट कर सकता है, एक कंडीशन होती है बस एज की. ओके, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके. And Election Commission of India soon realized that it was an uphill task to conduct a free and fair election in a country of India's size. Election Commission को लगा कि ये है तो बड़ा टफ टास्क, इतनी बड़ी कंट्री है, पहली बार इलेक्शन होंगे इतने बड़े लेवल पे, तो ये टफ टास्क तो है. ओके, तो ये टफ टास्क तो था. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? ओके, कि इलेक्शन कराने के लिए एक डिलिमिटेशन या बाउंड्रीज होनी चाहिए इलेक्टरल रोल पोल्स की. तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला उस टाइम पे कि इलेक्शन अगर हमें इतने बड़े देश का कराना है
उसके लिए डीलिमिटेशन होना चाहिए, डीलिमिटेशन। व्हाट इज डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन बोला जाता है बाउंड्रीज को, जैसे जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो यूपी के अलग अलग वार्ड्स में इलेक्शन होता है, और वो वार्ड्स किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि सही से वोटिंग हो सके। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन, ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, इसको कहा जाता है ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिएगा। ओके ओके, सो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन was a huge exercise for election commission। पहला जनरल इलेक्शन कराना बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज था। ओके, बिकॉज बिफोर 1951 no election on this scale had ever been conducted in the world before। पहली, इससे पहले पूरी दुनिया में इतना बड़ा इलेक्शन कहीं नहीं हुआ था, यूएस में भी नहीं हुआ था। इंडिया, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया का, और उस टाइम पे at that time there were 17 crores eligible voters। उस टाइम पे 17 crores eligible voters थे जो वोट दे सकते थे, and at that time they had to elect 489 MPs of Lok Sabha। ओके, उस टाइम पे उन्हें कितना इलेक्ट करना था? 489 MPs of Lok Sabha। They had to elect 489 MPs। ओके, ऑफ लोकसभा। आज आप बोलेंगे कि आज तो 550 है सीट्स, उस टाइम पे 489 थी, क्योंकि ये सीट्स आप सेंसस के तौर पे इंक्रीज कर सकते हो हर 10 साल के बाद, डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू। तो जब शुरुआत में हुआ था तब कितनी सीट्स थी? 489 सीट्स। तो 489 सीट्स एमपीज इलेक्ट करने थे, पहली बार इतना बड़ा इलेक्शन। ओके, और स्टेट्स को मिला के 3200 स्टेट असेंबलीज एमएलए। तो कहा उस टाइम पे जो इलेक्शन होता था लोकसभा और स्टेट का साथ में ही होता था। जो आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, नेहरू के टाइम पे भी क्या होता था? सेम टाइम पे इलेक्शन होता था, सेम टाइम पीरियड सेम होता था, स्टेट्स का और सेंटर का। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे 3200 स्टेट असेंबलीज के एमएलए को भी इलेक्शन कराना, तो ये बड़ा टफ टास्क था। तो मैंने आपको बताया 17 करोड़ एलिजिबल पॉपुलेशन थी वोट देने के लिए, और जिसमें से लिटरेट पढ़े लिखे लोग कितने थे? 15% ओनली। 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। 15% लोग पढ़े लिखे थे। ओके, एंड फाइनली इलेक्शन कमीशन दे हैड सॉट सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? They adopted some special method of voting, like the candidates were to be identified by symbols। कि कैंडिडेट्स को सिंबल्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या है? लोटस। तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीजें निकाली कि कैंडिडेट्स को सिंबल्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। So candidates were to be identified by symbols, okay, and candidates assigned to each major party। कैंडिडेट्स को पार्टी बनाने का मौका दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बनाए जाएंगे। ओके, पेंटेड बैलेट पेपर्स होंगे जिसपे वोट करा जाएगा। तो ये सारी चीजें, एंड द बैलेट विल बी सीक्रेट। तो ये सारी चीजें किसने बनाई? इलेक्शन कमीशन ने। ओके, और इसके लिए उस टाइम पे कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेन किया था कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराना है। 3 लाख से ज्यादा, सोच लीजिए, पूरे देश के लिए 3 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया था। ओके, व्हाई? बिकॉज इंडिया एट दैट टाइम ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कॉलोनी टू डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी टुक अ जायंट स्टेप
ओके, डेमोक्रेसी took a giant step forward with the first elections. ओके, एनीवेयर इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा दुनिया का इलेक्शन हुआ था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और उस टाइम पे शुरू होती है कैंपेनिंग। ओके, बहुत ही कैंपेनिंग अब शुरू होती है उस टाइम पे। ओके, एंड एट दैट टाइम सूटेबल कंडीशंस वर क्रिएटेड फॉर फ्री पार्टिसिपेशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो उस टाइम पे मेन पार्टी कौन सी थी? अब याद रखिएगा, अब मैं पार्टी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये क्या था? इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन का रोल। ओके, अब पार्टीज के बारे में। मेन पार्टी कांग्रेस थी उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी। ऑपोजिशन भी था। ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। अभी मैं बताऊंगा ये पार्टी कब बनी, कैसे बनी, सब बताऊंगा अभी आपको। सीपीआई। ओके, और कौन सी थी? जनसंघ। ये सारी पार्टी थी। एंड नेहरू एट दैट टाइम कैंपेन फॉर द कांग्रेस। ओके, अब देखिए डेमोक्रेसी, पहली चीज तो सबसे बड़ी चीज इलेक्शन है, तो हर पार्टी अपना एजेंडा मैनिफेस्टो बनाती है। नेहरू का एजेंडा क्या था? नेहरू किस चीज पे वोट मांग रहे थे? कम्युनलिज्म। ही मेड कम्युनलिज्म द सेंट्रल इशू ऑफ हिज कैंपेन। नेहरू ने कम्युनलिज्म को सेंट्रल इशू बना दिया था। कम्युनलिज्म, he made communalism as the central issue of his campaign. Why? Because due to basic struggle at that time between secular and communal forces, secular और communal forces में काफी struggle चल रही थी उस टाइम पे। Why? Because partition हुआ था, तो बहुत सारे communal violence होते रहते थे उस टाइम पे। तो इसीलिए नेहरू ने किस चीज को मुद्दा बनाया? कम्युनलिज्म को, कि कम्युनलिज्म को कम किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिएगा। ओके, ओके, तो बहुत सारी पार्टीज ने परफॉर्म किया, बहुत सारी पार्टीज ने इलेक्शन लड़े। ओके, ये याद रखिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जनसंघ थी, हिंदू महासभा थी, और एक और पार्टी थी आरआरपी। ये क्या है? ये भी एक पार्टी थी उस टाइम की, राम राज्य परिषद। याद रखिएगा, राम राज्य परिषद पार्टी थी उस टाइम पे। ये सब क्या थे? लोकल पार्टीज। ओके, एंड फाइनली कौन जीतता है इलेक्शन? कांग्रेस। याद रखिएगा, कांग्रेस। रिजल्ट क्या रहा 1951 के इलेक्शन का? कांग्रेस वॉन, कांग्रेस जीत गई। लीडरशिप ऑफ नेहरू, कांग्रेस had emerged as the single largest party by winning। कांग्रेस कितनी सीट्स जीती थी? 364 सीट्स 489 में से। 489 में से कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती थी। ओके, एंड कांग्रेस फॉर्म्ड ऑल द गवर्नमेंट्स इन ऑल द स्टेट। एंड सारे ही स्टेट में, ऑल स्टेट्स, कौन सी गवर्नमेंट आई थी? कांग्रेस। सारे ही स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आई? कांग्रेस उस टाइम पे। ओके, द कांग्रेस फॉर्म्ड ऑल द गवर्नमेंट इन ऑल द स्टेट एंड एट द सेंटर लेवल आल्सो कांग्रेस। ओके, बट कांग्रेस को 4 स्टेट में मेजॉरिटी नहीं मिली थी। गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, बट 4 स्टेट में मेजॉरिटी नहीं मिली थी। कौन सी वो 4 स्टेट थे जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी? अब वो 4 स्टेट कौन से थे? मद्रास, ओके, ट्रेवेनकोर, ओके, उड़ीसा। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, ये स्टेट थे जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले थे। ये याद रखिएगा। ओके,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीजें याद रखिएगा। जब पानी दे दो। ओके, बट कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, कांग्रेस ने गवर्नमेंट फिर भी फॉर्म किया। ओके, कांग्रेस ने फिर भी गवर्नमेंट फॉर्म किया, ये याद रखिएगा, बट कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो इलेक्शन बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो 1952 के इलेक्शन के बाद, ओके, नेहरू 1962 में भी 1957 का भी इलेक्शन जीत गए थे। अब 1952 में इलेक्शन हुआ और दूसरा इलेक्शन कब हुआ? 5 साल के बाद 1957। इसमें भी कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी, नेहरू। ओके, तो कांग्रेस दोनों में ही जीत गए थे, ये याद रखिएगा। ओके, बट 1957 के इलेक्शन में एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस हर जगह आई थी, एक जगह नहीं आई थी। कहां पे? केरला में। 1957 में जब दूसरा इलेक्शन हुआ, सेंट्रल में कांग्रेस आई, बट केरला में कांग्रेस नहीं आई। कौन सी पार्टी आई? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला में आ गई फाइनली। कम्युनिस्ट पार्टी, communists were able to form government in Kerala, which was first democratically elected communist government anywhere in the world. पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वर्ल्ड की जो इलेक्ट होके आई थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई? मैंने आपको बताया फ्रॉम कॉलोनियल टू डेमोक्रेसी। व्हाई? मैंने आपको क्यों बताया? बिकॉज द फेयर एंड पीसफुल कंडक्ट of the election, it was an indication that the democratic system and institution, okay, were beginning to take a root, कि अब डेमोक्रेटिक सिस्टम और इंस्टीट्यूशन ने इंडिया में अपने रूट्स ले लिए हैं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, and this successful conduct of the election was one of the reasons why India and Nehru came to be admired at abroad, especially in the ex-colonial countries. इसीलिए नेहरू और इंडिया को एडमायर किया जाता है। पहला इलेक्शन इतने बड़े लेवल पे हुआ, वो भी इतने अच्छे तरीके से। And the political leadership used election to promote national consolidation, okay, and to legitimize the policies of integration. तो पॉलिटिकल लीडरशिप से क्या हुआ? पॉलिटिकल लीडरशिप ने डेमोक्रेसी, इलेक्शन को एक टूल बनाया, और ये इलेक्शन से क्या हुआ हमारे यहां? नेशनल कंसोलिडेशन। अब याद रखिएगा, अगर नेशनल कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, दिस पॉलिटिकल लीडरशिप से क्या हुआ? इलेक्शन। इलेक्शन से हमने क्या अचीव किया? प्रमोट किया, प्रमोट नेशनल कंसोलिडेशन एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन। अब जो पॉलिसीज बनेगी वो पूरे इंडिया के लिए बनेगी। समझ में आ रहा है? तो ये मेन रीजन था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये फ्रॉम कॉलोनी टू डेमोक्रेसी, ये क्या है? इलेक्शन सिस्टम। फ्रॉम इलेक्शन कमीशन से हमने पूरा डिस्कस किया। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, आप नोट्स में देखिएगा। लेक्चर और नोट्स साथ में, कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे ये कहानी। ओके, नाउ in the next lecture I will be discussing the dominance of Congress system. Okay, कांग्रेस सिस्टम के डोमिनेंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।